यस क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स। दिस इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्राइम नंबर्स, को प्राइम एंड कॉम्पोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर्स जैसे कि हम सब जानते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी वो नंबर जो खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स अगर दो अ पेयर इन विच HCF इज 1, जैसे कि दो नंबर्स हैं, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1 आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। एग्जांपल 3, 5, इन दोनों में कॉमन HCF, इन दोनों में HCF कितना है? कोई नहीं, कौन है? 1। तो ये दोनों क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, सो ऑल, और इसमें हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम। ओके, इसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट के लिए हम क्या कहेंगे? नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम, और ऐसा भी कह सकते हैं नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज 2 और मोर फैक्टर्स। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड ने अपनी एक थ्योरम दी, किसके लिए? डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी ऑल नो दैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा और कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोशिएंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये आपका डिवाइजर, एंड दिस इज डिवाइडेंड। तो अगर हम रिलेशन को इस तरह लिखते हैं, डिविडेंड, अगर हम इस रिलेशन को इस तरह लिखते हैं दैट 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1, इज इट करेक्ट और नॉट? इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूक्लिड ने यहाँ पर क्या कहा? यूक्लिड ने भी ये कहा कि अगर दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनसे दो नए होल यूनिक होल नंबर्स निकल के आते हैं, यानी कि वो ऐसे दो होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं q और r, वेयर q एंड r इज कोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए आप, फॉर एनी टू गिवन positive integers a and b, for any two positive integers a and b, there exist unique whole numbers, q and r such that a is equal to bq plus r। तो मैंने आपसे क्या कहा? a और b दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके लिए
देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, जो ऐसे यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन से, Q एंड R, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, सॉरी, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ये हो गई आपकी R की रेंज। R की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के B। अब ये B कौन है, कंपेयर करते हैं, डिवाइडेंड A, डिवाइजर B, Q क्वोशेंट एंड R इज रिमाइंडर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये R हमने कैसे डिसाइड किया कि R की वैल्यू 0 से B तक होगी। तो आप सभी जानते हैं, जब भी हम, जैसे मैंने 4 का 25 में डिवाइड दिया, तो 4 का 25 में डिवाइड कितनी बार गया, 6 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, अगर मैं किसी और नंबर में, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से बड़ी हो सकती है क्या? अगर बड़ी हो जाती, मान लो यहाँ 4 की जगह 5 आ जाता, तो क्या दोबारा डिवाइड करना पड़ता हमें, और रिमाइंडर कितना आ जाता, अगेन 1। समझ गए बात को? यानी कि हम डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर, डिवाइजर से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, लेकिन रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर हो गया। क्लियर है? इसका मतलब R की वैल्यू जो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइजर से छोटा। तो ये हो गई हमारी R की वैल्यू। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यूक्लिड डिवीज़न लेमा में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली स्टेटेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम 2 चीज़ें होती है इसमें। यूक्लिड ने 2 स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट इज लेमा एंड सेकंड इज एल्गोरिदम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम? एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट। एल्गोरिदम क्या होता है, एक साइंटिफिकली ट्रुथ स्टेटमेंट होता है, जो कि एक फॉर्मूला की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप प्रोसेसर, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं। एक ही फॉर्मूला को बार बार यूज़ करके, बार बार अप्लाई करके, अगर आप बार बार अप्लाई करते हैं तो वो किसके तहत आता है, एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये है वन टाइम स्टेटमेंट, और ये है यानी बार बार उसी चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में, देन इट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू ही एल्गोरिदम बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। इसमें 2 चीज़ें हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी मैं आपको बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, इसमें भी आप लिख लीजिए, इसमें लिखिए आप जल्दी से। इफ़ A and B are positive integers, if A and B are positive integers such that A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R, then every common divisor of A and B, every common divisor of A and B is a common divisor of B and R. Then every common divisor of A and B is common divisor of B and R, Q and B and R. क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड EDA, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज यूजफुल फॉर, किसके लिए, फाइंड HCF, टू फाइंड किन्हीं 2 नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ किया जाएगा, और किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है? चल ये राइट डाउन करो जल्दी से। तो ये 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम का यूज़ हम करेंगे किसके लिए? HCF फाइंड करने के लिए। और इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कब करेंगे हम? किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमें पता है कि नेचुरल नंबर में प्राइम, कॉम्पोजिट और कोप्राइम नंबर तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ क्या क्या होते हैं? इवन और ऑड। यू ऑल नो दैट। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर दो ही चीज़ों मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? अच्छा, अब हमें पता है 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा ये सभी क्या है? इवन। और 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स। क्लियर है? चलिए, अब इसका मतलब ये है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो सर कि 2, 4, 6, 8 की जितनी भी टेबल आती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन टेबल में आने वाले सभी नंबर्स के इवन होते हैं? यस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये सभी क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये इवन नंबर है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 2 को मैं किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। अगर n में नेचुरल नंबर कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो हमेशा क्या देगा वो रिजल्ट? इवन ही देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं 4n भी करता हूँ तो भी क्या देगा वो? इवन होगा। तो 6n भी इवन होगा और 8n भी। इस तरह इवन नंबर का मल्टीपल कोई भी आएगा तो वो इवन ही आएगा। 10n ले लो चाहे, इस तरह आप इवन की सीरीज पूरी बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इस 3 को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 2 + 1? इस 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1? इस 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 + 1? यहाँ पर आप एक बात नोट कर पा रहे होंगे, 2 में अगर 1 जोड़ा तो 3 मिला। यानी कि इवन में जैसे ही आप कोई भी ऑड नंबर ऐड करते हो तो वो क्या देता है आपको? ऑड। जैसे कि मान लो मैंने 2 के किसी भी मल्टीपल में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो वो क्या बना देगा उसको? 1। इसका मतलब इन्हीं नंबर्स में, इनसे बनने वाले नंबर्स में अगर 1 जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ या 5 जोड़ दूँ या 7 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? ऑड। जैसे कि 2n + 1 क्या देगा मुझे? हमेशा ऑड। 4n + 1 क्या देगा? ऑड। 6n + 1 क्या देगा? ऑड। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है इवन और ऑड के लिए। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए किस केस में इवन बनेगा, किस केस में ऑड बनेगा। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? वही नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर है? तो कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे, और इन्हीं में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, जैसे कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q + 1 or 4q + 3 for where q belongs to z+। अभी z+ क्या है? z होता है इंटीजर्स का सेट। z इज इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स? प्लस लिखा है, इसका मतलब
पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कौन? Q। अच्छा आप सभी देख पा रहे होंगे हमने पढ़ा था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या ये बी क्यू प्लस आर की फॉर्म बन रही सारी? बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अच्छा हमें इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है, पेपर में आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पकड़ना है कि ये क्या पूछ क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहली लाइन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो वो तो हमें वैसे भी पता है कि 4Q, अगर 4K की टेबल में किसी भी नंबर में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 1 ऐड करते ही कितना बन जाएगा, वो ऑड ही बनेगा। 4Q प्लस 3 करूँगा तो भी क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा। ये तो अभी हमने समझा था, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों केस में डिवाइजर कौन है, किसकी टेबल की बात हो रही है, 4 की। इसका मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। अब ये तो हमारे पास है बी क्यू प्लस आर, तो हमारे पास है, हमारे पास कौन नहीं है, ए। तो ए हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या मान लेते हैं, उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या मान लेते हैं, ए। तो लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए कौन हो गया, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, बाय, और बी कौन हो गया, बी इज इक्वल टू 4। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, मैंने आपको बताया था 0 से बड़ी और b से छोटी। इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3। ये हो गई आपकी r की वैल्यू। क्लियर है? अब इसके बाद हम बाय अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू जो पॉजिटिव इंटीजर माना है आपने, और b 4 और q और प्लस r, ठीक है। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, r की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक। आपको क्या चाहिए, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। अच्छा हम बारी बारी से क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू कितना पुट किया मैंने, 0। तो a इज इक्वल टू कितना मिला, 4Q। क्या फॉर्म बनी, नहीं बनी। r इज इक्वल टू कितना पुट किया, 1। तो a इज इक्वल टू 4Q प्लस 1, पहली फॉर्म बन गई। इसके बाद मैंने पुट किया r इज इक्वल टू 2, तो कितना मिला मुझे, a इज इक्वल टू 4Q प्लस 2। अभी बात नहीं बनी, r इज इक्वल टू जैसे 3 पुट किया तो a इज इक्वल टू 4Q प्लस 3। अच्छा जैसे जैसे आपने ध्यान से देखिएगा, r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 4Q प्लस 1, r इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 4Q प्लस 3। अब हमें प्रूव क्या करना था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। यानी कि हमने जब 1 पुट किया, जब रिमाइंडर 1 था और रिमाइंडर 3 था, तब वो नंबर कौन थे, वो नंबर थे ऑड। कौन से थे, ऑड। यानी वो ऑड रिमाइंडर कब आया, जब रिमाइंडर 1 और 3 था, तब वो दोनों ऑड निकल के आए, ठीक है। तो और वैसे भी अगर आप किसी भी, जैसे मान लो अगर मैं डिवाइड करता, मान लो 25 में 4 से, तो 4 6 या 24 और रिमाइंडर कितना आता, 1। तो 1 रखते ही, अच्छा 1 कब आ रहा है, जब नंबर कौन था, 25। और यहाँ पर 25 क्या है, इवन या ऑड, ऑड। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 25 करने पे ऑड आया, तो रिमाइंडर कितना है, 1। अच्छा अगर मान लो 27 होता और मैं 4 से डिवाइड करता, 4 से या 24, तो भी कितना आ रहा है, 3। तो ये नंबर भी कैसा है, ऑड। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4Q प्लस 2। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इवन बन जाएगा। यहाँ 4Q, यहाँ जो भी नंबर है 4 का मल्टीपल है, तो वो वैसे ही इवन है। तो ये तो हो गया इवन, और ये क्या हो गया, इवन। तो बाकी दो क्या बनाएंगे, ऑड। क्लियर है? तो लास्ट में आप लिख लीजिए, लास्ट में आप लिख लीजिए, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3, वेयर, ठीक है, प्लस 3 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर Q। क्लियर है? ये राइट डाउन कर लो जल्दी से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इफ show that p square minus 1
is divisible by 8 where P is an odd positive integer, where P is odd positive integer। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, P क्या दिया हुआ है, P is odd positive integer। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। क्लियर है? ऑड पॉजिटिव, क्या मैं इस p को ऑड पॉजिटिव कहकर क्या किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ जैसा हमें चाहिए? तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब डिवाइजर तो कौन हुआ, डिवाइजर कौन हुआ 8, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है b = तो कितना हो गया 8, b = कितना हो गया 8। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता है 4q + 1। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। तो हमने क्या किया इसको 4q + 1, क्या ये ऑड है और p भी क्या दिया हुआ है ऑड, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो p = क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट से, वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, कोई भी पॉजिटिव ऑड इस फॉर्म का होता है, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव ऑड है तो मैं ज़रूरत पड़ने पे इस p को उसके अनुसार मान सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर 4q ही क्यों लिया और कोई क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कौन लिखा हुआ था 8, और 8 किसकी टेबल में आता है 4 की टेबल में। आप चाहते तो 2 की टेबल में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है p का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता 4, हमें लाना क्या था 8, तो 8 कब आएगा जब नंबर 8 से बड़ा हो या 8 से बराबर हो। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, और 2 के बाद अगला इवन कौन आता है 4 ही आता है। क्लियर है? अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो p² = 4q + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? p² = हो जाएगा 16q² + 1 + 8q, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरी फॉर्म तैयार होने वाली है। ठीक है, बात किसकी हो रही है p² - 1 की, तो बोथ साइड क्या कर दूँ मैं, बोथ साइड -1 कर सकते हैं। p² - 1 = 16q² + 1 + 8q - 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास p² - 1 = 16q² + 8q। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉमन दिख रहा है कुछ कॉमन, तो p² - 1 = 8q × 2q + 1। आप मुझे एक बात बताओ, यही बनेगा, तो क्या 8q कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बना 2q + 1। अगर q में कुछ भी पुट करता हूँ, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं q कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई भी नंबर अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। आई डोंट नो वो क्या होगा, इवन होगा वो ऑड होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस नंबर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 8 का मल्टीपल बनेगा नहीं बनेगा, 8 का मल्टीपल बनेगा। इसका मतलब इस पूरे को क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ, कुछ भी k मान सकता हूँ। ठीक है, लेट q × 2q + 1 = k, और वो k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, होगा कि नहीं होगा, k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो p² - 1 = 8k, यस और नो। इस पूरे को क्या नाम दे दिया मैंने, k। क्लियर है? तो इसका मतलब k जो कुछ भी आएगा, p² - 1 की वैल्यू किसका मल्टीपल है, 8 का। इसका मतलब p² - 1/8 = k,
और k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. सो वी कैन से दैट p square minus 1 is divisible by 8 where p is any positive odd integer. ये स्टेटमेंट लिख लीजिए कि we can say that p square minus 1 is divisible by 8 where p is an odd positive integer. क्लियर? और ये राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा मैंने आपको बताया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस, क्योंकि आपको पता है डिवाइड करने के लिए तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी किसी भी तरह का इंटीजर आ सकता है. बट हम जो इस क्लास में बात कर रहे हैं वो बात हम जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हम बात करेंगे वो किसी करेंगे ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स. चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं. लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए. फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find HCF of 4052 and 12576. हाँ, यहाँ पर हमें फाइंड करना है HCF किन दोनों के लिए, 4052 एंड 12576. क्लियर है? अब आपको मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. दो नंबर कौन से थे स्टार्टिंग में, a और b. तो यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यहाँ पे 12576. तो ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड कौन बनेगा, ग्रेटर नंबर, और डिवाइजर कौन होगा, स्मॉलर नंबर. इसका मतलब a तो कौन हो जाएगा 12576 और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4052. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें ये कब तक करना पड़ेगा. मान लो आपके माइंड में क्वेश्चन आता सर ये कब तक करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें आप स्टेप लिख लीजिए. स्टेप फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा. किस पे अप्लाई करना है, ऑन A, B. A और B पे लाना है, ठीक है, A और B पे अप्लाई करना है और डिवाइड करने पे क्वेश्चन टू रिमाइंडर आएगा, ठीक है. इफ R इज इक्वल टू 0, अगर उसी समय पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन B इज HCF ऑफ AB. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो B क्या हो जाएगा उस केस में, A और B का उन दोनों नंबर्स का HCF वो नंबर हो जाएगा, ठीक है. कि इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R क्या हो जाए नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, अप्लाई अगेन EDL ऑन किस किस पे अप्लाई करना है, B एंड R. किस किस पे अप्लाई करना है, क्योंकि A तो उसी समय खत्म हो जाएगा डिवाइड करने पे. अब कौन आएगा, B एंड R. तो B और R पे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, B एंड R पे अप्लाई करना है आपको. इसके बाद कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल R इज इक्वल टू 0. यानी कब तक R इज इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है. अब यहाँ पर हमने ले लिया A इज इक्वल टू 12576, B इज इक्वल टू 4052. अब हम शुरू करते हैं, ठीक है. तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो सबसे पहले 12576 में मैं डिवाइड करता हूँ 4052 का. क्लियर है? कितनी बार जाएगा, डिवाइड करो, कैलकुलेट करो इसको.
ये होगा आई थिंक 4052, तो 4 3 ज़ा 12,000, तो 3 टाइम्स होगा एंड रिमाइंडर बचेगा अपने पास इंटू 3 प्लस 52,0420,420। क्लियर है? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इस केस में क्या हुआ है, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम किसकी पे अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई EDL, किस किस पे अप्लाई करना है अपने को, ऑन 4052 एंड 420। तो 4052 इज इक्वल टू 420, हमें कितनी बार डिवाइड होगा, आई थिंक 9 टाइम्स होगा, 9, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 272, बिकॉज 4200 है, 4200 से पहले क्या आ जाएगा 9, यानी कि 420 कम किया तो उस हिसाब से हमारे पास रिमाइंडर, क्वेश्चन तो 9 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 272। अब हम किसका डिवाइड किस में करेंगे, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू कितने टाइम्स जाएगा, 420 तो आ नहीं सकता, 1 ही जाएगा, 1 प्लस, हाँ भाई 420 में से 272 माइनस करो कितना आएगा, 10 में हो गए 8, ठीक है, और 4 और 1 148। इसके बाद 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 बार जाएगा प्लस 124। क्लियर है? 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 24, 24 96 24 5 120। तो किस केस में 0 आया, जब डिवाइजर कौन था 4, इसका मतलब जब रिमाइंडर इधर क्या आ गया r इज इक्वल टू 0, और किसके डिवाइड करने पे है 4 के, सो वी कैन से दैट HCF ऑफ 12576, इसको दोबारा से लिख देते हैं, क्लियर है? राइट डाउन कर लो इसको जल्दी से। हाँ भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626, 3127 and 15628 and leaves remainder of 1, 2 and 3 respectively. हाँ भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 626, 3127 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। आप पहले भी देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि सबसे पहले हम जब इन नंबर्स में HCF फाइंड करेंगे तो HCF तो तभी निकलेगा जब रिमाइंडर खत्म होगा, यस और नो, यानी कि ये रिमाइंडर बचते हैं कब, उस नंबर से इनको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इतना इतना आता है। इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर हटा दिए जाएँ, अगर ये रिमाइंडर वहाँ से माइनस कर दिए जाएँ, जैसे कि 626 में जब मैं उस नंबर से किसी भी नंबर से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जो नंबर आता है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 1। तो क्या अगर मैं इस 1 को हटा दूँ, स्किप करके 0 कर दूँ कैसे भी करके, तो क्या ये y की वैल्यू 626 हो जाएगी, यानी ये नंबर इसको पूरी बार डिवाइड करेगा,
ये x जो है इसको पूरी पूरी बार डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा HCF, या फिर ये इसका फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन रिमाइंडर्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें माइनस। तो हम क्या करते हैं, लिख लीजिए इसमें जल्दी से, द लार्जेस्ट नंबर विल बी, कौन सा होगा वो नंबर, HCF ऑफ 626 माइनस 1, 3127 माइनस 2 एंड 15628 माइनस 3, यानी वो नंबर इन तीनों का क्या होगा HCF। ठीक है, इसका मतलब इससे तो क्या बना, तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 625, 3125, 15625, इन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है HCF। अब किसकी मदद लेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो का HCF निकालेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे, और इन दोनों से जो HCF आएगा, HCF 1, उसके साथ किसको अप्लाई कर देंगे 15625 को, तो दोनों से तीनों का क्या जाएगा HCF। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट HCF ऑफ किस किस का, हाँ भाई 625, 3125, इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, 3125 इज इक्वल टू 625, कितनी बार मल्टीप्लाई करूं 5, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अरे ये तो डायरेक्टली 0 आ गया, इसका मतलब HCF ऑफ 625, 3125 इज इक्वल टू कितना निकल के गया 625। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, यानी इन दोनों का HCF निकाल देंगे 9, और जो इन दोनों में कॉमन आएगा वही क्या होगा, तीनों का कॉमन HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब नाउ HCF ऑफ 15625, 625, हाँ भाई 15625 इज इक्वल टू 625 इंटू कितना होना चाहिए, 6 2 जा 12, कितनी बार होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 625, 10, 20, 6000, 12000, यहाँ पे 12,000, आई थिंक 25, 6 to 5 and 25, इंटू 25 प्लस 0। क्लियर है, तो इसका मतलब 625 क्या आ गया इसके लिए, तो HCF ऑफ 15625, 625 इज इक्वल टू 625, तीनों का HCF कौन निकल के आ गया 625। इसका मतलब इन दोनों का HCF 625 और इन दोनों का HCF 625। सो फाइनली HCF ऑफ 625, 3125, 15625 इज इक्वल टू 625। दिस इज अ रिक्वायर्ड नंबर आंसर। क्लियर है, ये तो वो कंसेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, every composite number can be factorized or expressed as a product of primes, and this factorization is unique, यानी कि every composite number can be factorized is in the form of prime factors। और जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किन का होता है, बड़े नंबर्स, यानी कि जो नंबर फैक्टराइज हो सकते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 24 ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 24, तो 24 क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 या 2 × 2 × 3 × 2।
क्लियर है? इसका मतलब 2 और 3 क्या है? प्राइम। इसका मतलब एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर, ठीक है, इन विच दे आर अकर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। चलिए, ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। इसी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी सा, जैसे कि 13915 13915। हाँ भाई, कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 13915, ठीक है, इसको ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 से डिवाइड करने पे 5 और ये हो जाएगा 2783। क्लियर है? 5 प्राइम उधर निकल गया, इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 2783, 2 8 और 2 10, 7 और 3 10 में 10 11, यानी कि 0। अल्टरनेट पे क्या हमें इवन और ऑड की सेपरेट करने पे कितना मिल रहा है? 0। इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 और 11 का डिवाइड किया तो 11 2 22, 5 11 5 55, 11 3 253। अब इसमें किसका डिवाइड होगा? 253, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3। क्लियर? तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13915 इज इक्वल टू 11 टू द पावर 2, क्लियर है, इंटू 5 इंटू 23। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले? 1 2 3 4, 11 टू द पावर 2, 23 इंटू 5। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? इसी में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए इसमें, एनी नंबर ऑफ, नोट डाल के लिखिए, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a to the power n, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a to the power n will end with digit 0 if prime factors of a to the power n will end with digit 0 if a to the power n, if a to the power n would contain 5 and 2 as a prime factors। क्या होने चाहिए? यानी कोई भी नंबर जिसकी पावर n है, वो डिजिट, उसका जो n डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट जिसको कह सकते हैं, वो 0 कब होगा? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आ जाए, 5 और 2 आ जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी नंबर 0 से स्टार्ट एंडिंग होता है वो नंबर 10 का मल्टीपल होता है, और 10 को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? 5 इंटू 2। इसका मतलब ये है कि उस नंबर के फैक्टराइजेशन में कौन कौन होना चाहिए? 5 एंड 2, तभी वो नंबर एंड विद डिजिट 0 होगा। येस और नो? ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसका मतलब, यानी सर आपने बताया कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर n लगा दो, और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आ रहा है, तब तो वो एंड विद डिजिट 0 होगा। लेकिन अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है अकेला, तो क्या वो एंड विद डिजिट 0 होगा? वो नहीं होगा। अगर अकेला 2 आ रहा है तो वो होगा? नहीं होगा। अगर दोनों आ रहे हैं तो होगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि शो दैट 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 हो सकता है? येस और नो? नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज ऑफ, अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो कितना निकल के आता है? 2 इंटू 2, 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है। तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे? इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर, 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 5 इज नॉट अकर। क्या फिर 5 इज नॉट कंटेन? क्लियर? 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सो इट कांट बी एंड विद डिजिट 0।
ऐसा नंबर बोर्ड में 1 मार्क या 2 मार्क में आ जाता है, तो आपको सीधे सीधे उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अगर वो 5 और 2 कंटेन कर रहा है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 और 2 आ रहा है, देन इट विल बी एंड विद डिजिट 0, बट अगर वो नहीं आ रहा है तो इट कांट बी एंड विद डिजिट 0। क्लियर है? चलिए, इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर्स। हाँ भाई, हम सभी को पता है रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0 and PQ are integers। PQ क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्लियर है? तो PQ अगर इंटीजर्स हैं, ये हमें पता है भाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अच्छा, तो इर्रेशनल क्या होगा? अच्छा, इसी में एक बात बताओ, P अपॉन Q है, आप मुझे एक बात बताओ, क्या 2 अपॉन 4 क्या ये प्रॉपर रेशनल है? हम बात करते हैं, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो क्या ये 1 अपॉन 2 बनेगा? तो प्रॉपर रेशनल कौन सा हुआ? जो परफेक्ट रेशनल हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2, यस और नो? यानी रिड्यूस लोवेस्ट टर्म में आने के बाद जो नंबर बचता है वही परफेक्ट रेशनल होगा। रेशनल तो ये भी होगा, बट प्रॉपर फॉर्म में जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो कौन होगा? ये। तो इसका मतलब मैं इसको काउंट करूँगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ P, Q इन दोनों के बारे में, ये दोनों आपस में क्या है? यानी कि 1, 2, ये दोनों आपस में क्या है? क्या ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं है? ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं है? क्योंकि 1 और 2 का HCF कितना आएगा? 1 आ रहा ही नहीं आ रहा? इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? पेयर मिलके कोप्राइम। अभी भी बताया था, ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जब HCF 1 आ गया, इसका मतलब मैं इंटीजर्स होने के साथ साथ में क्या कंडीशन रख सकता हूँ? क्या कंडीशन रख सकता हूँ? PQ आर कोप्राइम, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में होने के लिए। करेक्ट और नॉट? इसका मतलब P और Q जो हैं वो कोप्राइम होना बेहद ज़रूरी है। क्लियर है? अब इसका यूज़, ये सर आपने ये कंसेप्ट क्यों बताया? क्योंकि इर्रेशनलिटी प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो इस कंसेप्ट का है। जो स्टार्टिंग थ्योरम्स हैं, √2, √3, √5, √7, जो भी प्राइम नंबर्स हैं जिनके ऊपर रूट टंगा हुआ है, उन सभी को प्रूफ करने के लिए इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है, उसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है? अच्छा, इसमें रेशनल की डेफिनेशन एक और आपको पता ही है, ठीक है? डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ भाई, पता ना डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग यानी रिपीटिंग। ठीक है? तो ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन अगर इस टाइप में हो जाए, ठीक है, टर्मिनेटिंग, जैसे कि 0.124 खत्म हो गया डिवीजन, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट। 0.33333, ये क्या है? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ, या तो सेम नंबर या सेट ऑफ डिजिट्स अगर रिपीट होता है, जैसे कि 0.121212, तो ये 1 2 रिपीट हो रहा है, सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। तो ये तो कौन सा हो गया? रेशनल। और टर्मिनेटिंग, ये भी रेशनल। तो इसका मतलब अ नंबर विच है डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है? ये तो हुआ इसका डिस्क्रिप्शन।
इर्रेशनल नंबर के बारे में हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल के बारे में विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉट ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू, क्लियर है? लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, हाँ भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? सीधी सीधी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.1452643116, इस तरह आप अनंत तक यानी आगे तक चले जाइए, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे कि 0.1237645217832 एंड सो ऑन, इसमें कोई भी नंबर या कोई भी सेट ऑफ द डिजिट कंटिन्यूसली यानी एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट तरीके से एक दूसरे में रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कहीं रिपीट हो रहा है। दीज काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? ये तो हुआ इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसको सर प्रूफ कैसे करेंगे, कि हमें प्रूफ करना है कि इर्रेशनल होता है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसिक जो थ्योरम है हम उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ये थ्योरम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरम, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। क्या प्रूव करना है आपको? √2 इज इर्रेशनल। तो इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। हमारे पास दो ही तरीके की चीज़ें हैं, दो ही तरीके के नंबर्स हैं। कौन कौन से? एक तो रेशनल और इर्रेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल। तो हम इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा क्या ले लेते हैं? लेट अस सपोज, मान लीजिए, माना कि लेट √2 इज रेशनल। क्या ले लिया मैंने उसको? रेशनल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जैसे ही रेशनल बनेगा तो कौन इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा? √2 इज इक्वल टू किस फॉर्म में आ जाएगा? P अपॉन Q। किस फॉर्म में आ जाएगा? P अपॉन Q। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दी, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQR इंटीजर डालूं को प्राइम डालूं? को प्राइम ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता है इंटीजर तो है वही सही। क्लियर है? PQ क्या होने चाहिए? को प्राइम। अगर ये PQ को प्राइम ना हुए तो क्या ये रेशनल की फॉर्म में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? हम इन PQ जो को प्राइम्स है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं, यानी PQ क्या होने चाहिए? को प्राइम, ठीक है। लेकिन इसका हमें क्या मिलेगा लास्ट में जाके? कॉन्ट्राडिक्ट। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये जो कैप लग रही है इसके रूट की, वो रूट हटाओ, ठीक है। बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड जैसे मैंने स्क्वायर किया तो 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। हाँ भाई, Q स्क्वायर को इधर ले गए और 2 को इधर लेकर आ गए, P स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? इन दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए? ओनली 1, यानी दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। अब मुझे यहाँ पर दोनों में एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, वो कौन निकल के आएगा देखना। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब P स्क्वायर में 2 का डिवाइड देने पे Q स्क्वायर निकल के आ रहा है, यानी कि किसी भी नंबर में तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इज फैक्टर ऑफ P। अच्छा, इससे पहले एक थ्योरम देख लीजिए, एक रिजल्ट जो कि बहुत काम का रिजल्ट है। इफ P डिवाइड्स A, अगर P किसी नंबर A को डिवाइड करता है, ठीक है, देन P डिवाइड्स A स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। देन P विल डिवाइड्स A स्क्वायर। और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही उचित है, यानी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, जहां पर P तो क्या है? प्राइम। P क्या है? प्राइम, वेयर P इज प्राइम और A इज एनी नेचुरल नंबर।
क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 कोई प्राइम नंबर है जो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को या 2 इस p को भी डिवाइड करेगा नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, इसका मतलब 2 क्या बन गया यहाँ पे? p का फैक्टर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या था? हमारे पास रिजल्ट है, बचा कौन है? हमने p स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, p स्क्वायर में डिवाइड कर दिया किसका? 2 का। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिजल्ट है लेट। अब हम क्या करेंगे, इसी 2 को इस q स्क्वायर का भी फैक्टर बता देंगे, यानी q का भी फैक्टर बता देंगे 2 को। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 2r। p इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर लिया? 2r। इसका रीज़न आपको अभी समझ में आएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 2। ये 4 से 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो r स्क्वायर है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन 2 किसका फैक्टर निकल के आ गया यहाँ पे? हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 इज फैक्टर ऑफ q। अच्छा, 2 लाइनें हमें मिल गई, कौन कौन सी? 2 is a factor of q और 2 is a factor of p. तो here we can see that 2 is factor of p, q। p और q का फैक्टर कौन निकल के आ गया? 2। जबकि p q क्या होने चाहिए थे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोनों में HCF कितना आना चाहिए था? 1, लेकिन निकल के कितना आया? 2। इसका मतलब वो प्रॉपर को प्राइम नहीं हुए। अगर वो प्रॉपर को प्राइम नहीं हुए, इसका मतलब वो प्रॉपर रेशनल नहीं हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम। यानी किस चीज को दर्शाता है? यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। किस किस का? P और Q के लिए कोप्राइम होने का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि अगर P Q कोप्राइम होते, लेकिन यहाँ पर हमें कौन मिला? 2 मिला एज ए फैक्टर। इसका मतलब कोप्राइम हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या थी? रॉन्ग, दैट root 2 is rational, it is irrational। क्लियर है?